we will begin today's class. हम आज के क्लास में आगे बढ़ते हैं बेटा with some of the questions that we had discussed with जो portions को हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चंस के साथ कि डैश इज ट्रांसफर्ड इन वेव्स। वेव्स में ट्रांसफर होती है एनर्जी वेव्स में एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है ना। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन वेव्स, वेव्स के माध्यम से एनर्जी ट्रांसफर होती है। साउंड वेव्स आर एग्जांपल ऑफ डैश वेव, मैकेनिकल वेव। वेरी गुड। साउंड वेव्स एग्जांपल होते हैं मैकेनिकल वेव्स के। गॉट इट। Alternating electric and magnetic fields are produced by कोई alternating electric और magnetic fields are produced by इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मैंने बताया था ना आप लोगों को, एक लॉ दिया गया था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा, चार्ज पार्टिकल in accelerated motion। जब एक चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन जैसा चार्ज पार्टिकल, वो एक्सेलरेटेड मोशन में रहेगा, यदि उसकी मोशन एक्सेलरेटेड रहेगी तो वो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ओके। The angle between field of EM wave is dash। सर परपेंडिकुलर सर, परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री। ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है उसमें जो एंगल होती है दैट इज 90 डिग्री। व्हाट इफ, गुड क्वेश्चन, ये आपके स्कूल एग्जामिनेशन, देखो दीस क्वेश्चंस दैट आई हैव पिक्ड, ये क्वेश्चन खासकर आपके बोर्ड प्रैक्टिस पैटर्न टेस्ट है। ओके। जो आपके बोर्ड में एग्जाम में, स्कूल एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं, खासकर मैंने वो पिक किया है आपको कि आप एक सिंपल लेवल से बिगिन करके आप मेंस और एडवांस के लेवल तक जा सकते हो। तो व्हाट इफ सोडियम वाज यूज्ड इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट? क्या होता यदि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल की जगह सोडियम यूज किया जाता? सर रिएक्शन हो जाता सर। क्या हो जाता? अल्फा पार्टिकल सर, अल्फा पार्टिकल और जो सोडियम के जो एटम्स है उसमें रिएक्शन होता सर। अल्फा पार्टिकल सोडियम में तो रिएक्शन नहीं होता। चलो एक चीज आप बता सकते हो, सोडियम बड़ा रिएक्टिव मेटल है तो कहानी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है ना। चलो मैं सोडियम बदल देता हूं। सर सोडियम उतना मालेबल नहीं है सर। हाँ ठीक है, मैलेबल नहीं है, एल्यूमिनियम यूज कर लिया। चलो देखो इसका मेजर रीजन क्या है, ठीक है, आप लोग जो रीजन बोल रहे हो वो तो काफी है कि मैलेबल नहीं है। सोडियम खुद रिएक्टिव है, वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करता। सोडियम रिएक्टिव रहता है तो एक्सपेरिमेंट के कोर्स में चेंजेस आ सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट रीजन है कि एल्युमिनियम और सोडियम का जो न्यूक्लियस है वो बहुत लाइट है। गोल्ड क्या है, एक हैवी न्यूक्लियस एटम है, और एल्युमिनियम की न्यूक्लियस बहुत लाइट है। सो तो क्या होता है, एक लाइट न्यूक्लियस पे जब हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल्स आता उसको एल्युमिनियम के न्यूक्लियस को अपने साथ में वो लेके निकल जाता है। ओके बेटा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज फ्रॉम माइक को ऑफ रखो जब आंसर देना तब। यदि एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में तो हो सकता था कि एल्युमिनियम एक लाइट न्यूक्लियस है तो अल्फा जैसा फास्ट मूविंग पार्टिकल उस न्यूक्लियस को निकालते निकालते चल जाता अपने साथ में, तो डिफ्लेक्शन नहीं होता, ठीक है ना। A light nuclei might be pushed by अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल बहुत हाई स्पीड मूविंग है ना, और गोल्ड की न्यूक्लियस थोड़ी हैवी है। हाँ ये क्वेश्चन आपके लिए। चलो मैं 30 सेकेंड का टाइम देता हूँ आपको, एक पहला वाला आंसर जल्दी से। The frequency, wavelength and wave number of a light wave whose period is this? 30 सेकेंड ऑफ टाइम, पहला ही वाला निकालो। जल्दी से जल्दी से। This is 2.0 into 10 to the power minus 10 सेकेंड, ये टाइम पीरियड है बेटा, ठीक है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया नहीं था, पर सिंपल आप लोग जानते हो टाइम पीरियड क्या होता है।
टाइम टेकन फॉर वन ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में इनवर्स रिलेशन होता है। किसी का बना? नो। ओके चलिए हम लोग फ्रीक्वेंसी आ गया सर, फ्रीक्वेंसी बताइए कितना वैल्यू है, बोलो रेसिप्रोकल हो जाएगा सर, 1/t सर। वैल्यू बताओ। Sir, 5 into 10 to the power 9. हाँ वेरी गुड बेटा, 5 into 10 to the power 9 गुड। चलो देखते हैं, देखो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। ओके तो हम लोग कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 into 10 power minus 10। 1/2 क्या होता है बेटा? 0.5। नेट से डिस्टर्ब। गॉट इट? 5 into 10 to the power 9 सेकंड इनवर्स ये पहली हो गई। आप फ्रीक्वेंसी, ये वेवलेंथ कोई निकाल सकता है क्या? c is equal to न्यू लैम्डा होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू c बाय न्यू। तो c क्या होती है? लाइट वेव। कोई भी लाइट वेव होता है उसका c होता है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। ओके और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आया है कितना? 5 into 10 to the power 9 मीटर पर, सॉरी इट्स सेकंड इनवर्स। तो बेटा आई सपोज इसको भी आप लोग निकाल सकते हैं इजीली, इट विल कम रफली इक्वल टू 0.6 के आसपास कुछ आ जाएगी। और वेव नंबर भी निकल सकता है, जब लैम्डा निकल जाएगा आप इनवर्स इसका क्या करना है, इनवर्स कर देना, कर सकते हो ना? ओके वेव नंबर इज व्हाट? इट इज 1 by लैम्डा। तो एक बार आपका लैम्डा निकल गया तो ये भी आप निकाल सकते हो, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन, x 35 71 y 35 31 is not accepted, why? क्यों ये एक्सेप्टेड नहीं है? बहुत सिंपल आंसर है, कोई भी दे सकते हैं। एनीबॉडी? नो? नंबर अलग है, नहीं होगा। देखो x और y दो अलग अलग एटम है, और दो अलग अलग एटम का कभी भी एटॉमिक नंबर तो सेम नहीं हो सकता। एटॉमिक नंबर कैन नॉट बी सेम फॉर टू डिफरेंट एलिमेंट्स, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। तो पहला रीजन तो आपको मालूम है कि एटॉमिक नंबर कैन नॉट बी सेम फॉर टू एलिमेंट्स। और दूसरी बात इसमें तो ठीक समझ आ रहा है, इसमें देखो क्या है, मास नंबर इज लेस देन एटॉमिक नंबर। कभी भी ऐसा हो सकता है क्या मास नंबर एटॉमिक नंबर से लेस होगा? मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये वाला होता है सिर्फ प्रोटॉन, तो कभी भी तो वो लेस नहीं हो सकता है। तो गॉट इट? दो रीजन सफिशिएंट है आपके पास। हाँ ये क्वेश्चन को इसका जवाब दे सकता है कि आप लोग कोई तैयारी कर रहे हो कि स्टैंडर्ड 9 10 से बहुत बच्चे तैयारी करते हैं थोड़ी आईटी वाईटी से, तो कोई इसका आंसर दे सकते हैं क्या? और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कोई टीचर आपको माइट भी ओलंपियाड लेवल का आप लोगों ने 90 में तैयारी किया हो तो बताया गया हो नहीं? दिस एंड दिस आर डैश। देखो इन दोनों में क्या सेम है? कुछ तो सेम नजर नहीं आता है, ये 7 है, ये 8 है, ये 14 है, 16 है, कुछ सेम नहीं। तो क्या सेम है? देखो दोनों में एक चीज सेम है, दैट इज n माइनस p वैल्यू। n माइनस p वैल्यू होता है न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की जो वैल्यू होती है। देखो इसमें न्यूट्रॉन कितना है? 7 है, प्रोटॉन कितना है? 7 है। कितना आया? n माइनस p 0 आया। इसमें 8 है प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन भी 8 है, तो न्यूट्रॉन कितनी है? 16 माइनस 8 न्यूट्रॉन होगी, तो 8 माइनस 8 कितनी है? 0। तो n माइनस p का वैल्यू दोनों केस में 0 है। और ऐसे एलिमेंट्स जिनका n माइनस p का वैल्यू सेम होता है उसे हम लोग बोलते हैं आइसो डायाफियर्स। We call them as isodiaphiers. Okay? सर और एक बार समझाइए सर। बेटे देखो इसमें कितने सारे न्यूट्रॉन है बताओ तो? पहले वाले में
सर 7 सर। 7 न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन भी 7 है ना? 7 7. प्रोटॉन भी 7 है। तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का वैल्यू कितना है? 0। 0 अब इसमें न्यूट्रॉन कितना है? 16 माइनस 8 8 सर। प्रोटॉन कितना है? 8। तो 8 माइनस 8 क्या हुआ? 0। तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का वैल्यू क्या है? दोनों के लिए सेम है। तो ऐसे एलिमेंट्स, दो ऐसे एलिमेंट जिनका न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का वैल्यू सेम होता है, उसे हम लोग बोलते हैं आइसोडायाफियर्स। ओके, जैसे आइसोटोप्स होते हैं वैसे ही आइसोडायाफियर्स। एक कार्बन डाइऑक्साइड N2R डैश, आप इसमें कुछ सिमिलैरिटी ढूंढ Yes. सकते हैं क्या? कोई बता Sir, सकते हैं? कार्बन gases. क्या है बताओ? Gases. गैसेस। हाँ गैसेस हैं, वेरी गुड। ठीक है ना, गैसेस है, सिंपल में आपने बोल दिया गैसेस है, वेरी गुड। सर नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड, हाँ बोल सकते हो, ठीक है। और चलो मैं बताता हूँ। सर Actually, एसिडिक जो मैं बताना चाहता हूँ उसे थोड़ा गौर से देखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2 एटम ऑक्सीजन के, 1 एटम कार्बन के, 3 एटम्स हैं। 20 इसमें कितने हैं टोटल? 3 ही एटम्स हैं। ओके बेटा, अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? देखो तो, कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? सर 6 सर। 6 होता है। 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन में, और ऑक्सीजन में कितने होते हैं? सर 8 सर। 8 into 16 कितना इलेक्ट्रॉन है? 22 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखो, नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 7 टू जा 14, और 14 प्लस 8 कितना हुआ? 22। तो दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। अब देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात को। ऐसे ऐसे स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, उसे हम लोग बोलते हैं आइसोस्टर्स। वी कॉल देम आइसोस्टर्स। ऐसे स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ एटम्स और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, उसे हम लोग बोलते हैं आइसोस्टर्स। टू हैव सेम नंबर ऑफ atoms and electrons. ठीक है ना? Visible spectrum range from dash to dash. 400 750 nm. 400 nanometer to 750 nanometer. Okay, violet से लेके red तक. Nu and lambda are dash related. Inversely proportional. Inverse. Inversely. Yes, fine. तो ये थोड़ी सी एक रफ डिस्कशन हो गई जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, और आइडिया भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम अपने टॉपिक को आगे ले चलते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारी डिस्कशन होगी। यदि आप लोगों को याद होगा तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेव प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव प्रॉपर्टीज में डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जैसे प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि वेव नेचर क्या क्या चीज को अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाया और क्या चीज उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया। बट वेव नेचर could not explain
हम लोगों ने देखा था कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जैसे प्रॉपर्टी को वेव नेचर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। But we come to those things जो वेव नेचर डिस्क्राइब नहीं कर पाया था। The first thing is nature of emission of radiation from hot bodies। देखिए हॉट बॉडीज जो होते हैं मतलब एक बॉडी को मैंने गर्म किया, जब मैं एक बॉडी को गर्म करता हूं तो उससे रेडिएशंस एमिट होते हैं, ठीक है। जब एक हॉट बॉडी को मैं गर्म करता हूं मतलब सॉरी एक बॉडी को जब मैं गर्म करता हूं तो उससे रेडिएशन एमिट होता है, ठीक है। उन रेडिएशंस के नेचर को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वे नेचर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और हम लोगों को एक एक टॉपिक को पढ़ना है, मैं पहले बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि कौन कौन सी चीज को अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाया था वेव नेचर, और इनके बारे में इन डेप्थ में एक एक करके हम लोग। दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसी चीज थी जिसको वेव नेचर डिस्क्राइब नहीं कर पाया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली क्या होता है, लाइट यदि कुछ ऐसे मेटल होते हैं पोटासियम रुबिडियम सीजियम ऐसे मेटल पे यदि लाइट पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है ना। तो उस चीज को भी वेव नेचर डिस्क्राइब नहीं कर पाया। थर्ड वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। देखो बेसिकली हीट कैपेसिटी क्या होता है बेटा, हीट कैपेसिटी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है दैट इज कि कितना हीट चाहिए एक मैटर को 1 डिग्री अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, हीट कैपेसिटी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जिसका मतलब ये होता है कि एक बॉडी को कितना हीट चाहिए 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ओके। तो इस चीज को भी वेव नेचर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एंड वन मोर थिंग जो वेव नेचर अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाया था, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन से निकलने वाले रेडिएशंस के बारे में भी वो सही से एक्सप्लेनेशन वेव नेचर नहीं दे पाया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके मेंस में भी पूछे गए हैं पहले कि वेव नेचर क्या क्या को डिस्क्राइब कर पाया, ठीक है ना। यदि ऐसे क्वेश्चन आए तो मानो कि 1 2 3 ऐसा ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन दे देगा मानो इंटरफेरेंस, तो आप पकड़ सकते हो ना, वेव नेचर इंटरफेरेंस को तो एक्सप्लेन कर पाया था, इन सब को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो रफली रटने की जरूरत नहीं है, एक बार रफली देख लेना कि क्या क्या चीज को वेव नेचर डिस्क्राइब नहीं कर, ठीक है ना। इन सबको डिफाइन नहीं कर पाया था, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन को डिफाइन कर पाया था, ओके। तो ये तो हो गया। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं सबको कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके पढ़े। तो मैं बाकी सबको रब करता हूँ, इसके साथ डील करता हूँ। सर सर यस बेटा। सर एक डाउट है सर, आप बोले कि किसको सर वो एक्सप्लेन कर पाए थे, बता पाए थे हाँ वेव नेचर, सर कौन से पॉइंट को, लास्ट वाले पॉइंट को वो एक्सप्लेन कर नहीं पाए? नहीं नहीं, मैंने इंटरफेरेंस बोला, मैंने मानो कि ऑप्शन में 3 सही दिया हुआ है, ऐसा चारों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था वेव नेचर, मैंने जो चारों लिखा उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। मैं बोल रहा हूँ कि मानो 3 ऑप्शन यहाँ से दे दिया और एक इंटरफेरेंस लिख दिया। तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा ना कि इंटरफेरेंस को वेव नेचर डिस्क्राइब कर पाया था, पर मैंने अभी लिखा ना कि इन सबको डिस्क्राइब नहीं कर पाया, ठीक है, क्लियर। चलो यस सर। अब हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट वी विल सी कि ये जो है नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज, इसको किस तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाया था और ये है क्या है। नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। एक हॉट बॉडी मतलब एक बॉडी है समझिए, मैंने इसको हीट कर दिया, मैंने इसको गर्म कर दिया, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मानो कि एक पल के लिए मैं एक लोहा का रॉड लिया, ठीक है ना। अब लोहे के रॉड को आग में डालना, चूल्हे में डालो 10 सेकंड के लिए और 10 सेकंड बाद निकालो। फिर उसके सामने हाथ ले जाओ, टच मत करो, जस्ट हाथ ले जाना। तो आपको क्या लगेगा? हल्का गर्म लगेगा, ठीक है ना। और गर्म क्यों लगता है? क्योंकि उससे एक रेडिएशन निकलती है, दैट इज नोन एज इंफ्रारेड रेडिएशन, और इंफ्रारेड रेडिएशन के कारण हमें गर्म लगता है, ठीक है ना। व्हाट इट। अब क्या हुआ, मैं इसको फिर से डाला चूल्हे में और मैं लगभग 1 मिनट तक रख दिया। फिर मैं निकाला तो देख रहा हूँ कि वो लाल कलर का दिख रहा है। आप लोग देखे होंगे, देखिए एक लोहे का रॉड को आग में डाल दो थोड़ी देर के लिए तो रेड हो जा रहा। फिर मैं सामने हाथ ले रहा हूँ, गर्म लग रहा है और साथ में लाल कलर भी दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? रेड रेज निकल रहे हैं, रेड कलर के रेडिएशंस निकल रहे हैं और साथ में हीट भी निकल रहा है, तब ना हमको गर्म लग रहा है। तो रेड भी निकल रहा है और इंफ्रारेड। और थोड़ा देर डाल दो, फिर आप देखोगे कि हो सकता है उसका कलर येलो हो जाए। तो मतलब रेडिश येलो होती है, तो रेड भी निकल रही है, येलो भी निकल रही है और हीट भी निकल रहा है, मतलब इंफ्रारेड भी निकल रहा है। मतलब रेड रेडिएशंस, येलो रेडिएशंस भी निकल रहे हैं। और डाल दो बहुत देर के लिए तो अब लास्ट की देखो कि वो वायलेट या ब्लू कलर का, ओके, मतलब ब्लू कलर के रेडिएशंस अब उससे निकलना शुरू। तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जब आप एक बॉडी को हीट करते हो तो उससे डिफरेंट टाइप के रेडिएशंस निकलते हैं और सबका वेवलेंथ डिफरेंट होता है। मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में कि इंफ्रारेड की रेडिएशन कुछ है, इंफ्रारेड रेडिएशन की वेवलेंथ कुछ होती है, रेड की वेवलेंथ कुछ है, वायलेट की रेडिएशन कुछ है, ऑरेंज की रेडिएशन कुछ है, ओके। तो ये पॉइंट क्लियर होगा कि एक बॉडी को जब हम हीट करें तो उससे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ रेडिएशंस निकल सकते हैं। तो यही एक सिंपल बॉडी है, मैं इसको हीट करता हूँ। मैं जब इसको हीट करता हूँ तो इससे डिफरेंट टाइप के रेडिएशंस निकल सकते हैं और उन रेडिएशन का वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। बहुत सारे रेडिएशन निकल सकते हैं, ओके। और उन सबका वेवलेंथ क्या होगा? डिफरेंट होगा, ओके। अब मैं एक पॉइंट लिखता हूं, अ बॉडी when heated emits radiation over a wide range of wavelength. तो आई सपोज ये पॉइंट आपको क्लियर होगी कि एक बॉडी को जब मैं हीट करता हूं तो उससे रेडिएशन जो निकलते हैं वाइड रेंज के निकलते हैं, ओके। तो उसकी वेवलेंथ बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। बट अब इस टॉपिक में हमें एक चीज पढ़ना है, दैट इज नोन एज ब्लैक बॉडी, ओके। अब ये ब्लैक बॉडी क्या है? हो सकता है कि ये टर्म आप पहली बार सुनो। एन आइडियल बॉडी which absorbs and emits radiation over all frequencies. देखो ध्यान से, ब्लैक बॉडी हम मान सकते हैं एक ऐसा काल्पनिक बॉडी, ठीक है ना। 100% ब्लैक बॉडी नहीं होता है। हम मान सकते हैं एक ऐसा काल्पनिक बॉडी जिसको हम यदि हम हीट करें तो उससे जो रेडिएशंस निकलते हैं वे सारे फ्रीक्वेंसीज के निकलेंगे, राइट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी सारे फ्रीक्वेंसीज के रेडिएशन निकलेंगे यदि हम उसको हीट करें, ओके। और यदि हम उसके ऊपर दुनिया के सारे फ्रीक्वेंसीज वाला रेडिएशन डाले तो वो उसको एब्जॉर्ब भी कर सकता है। तो ब्लैक बॉडी क्या है? एक ऐसा आइडियल बॉडी, एक ऐसा काल्पनिक बॉडी जो दुनिया के सारे रेडिएशंस को एमिट करता है हीट करने से
और सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सकता है यदि उसके ऊपर डाला जाए। हम एक एग्जांपल सन का ले सकते हैं, सूरज क्लोज टू ब्लैक बॉडी हम मान सकते हैं। सूरज से माना जाता है कि सारे प्रकार के वेवलेंथ निकलते हैं, और यदि सूरज के ऊपर सारे प्रकार के वेवलेंथ डाले भी जाए तो क्या होता है, उस पर वो स्कैटर हो जाएगा और फिर सन का सरफेस उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो सन को कहीं ना कहीं एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी माना जा सकता है, बट द रेडिएशंस emitted by a black body is known as black body radiation। अब आपसे कभी पूछा जा सकता है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है। जो रेडिएशन एमिट होती है एक ब्लैक बॉडी से, उसे हम लोग बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। अब ऐसा परफेक्ट ब्लैक बॉडी तो दुनिया में कुछ है, फिर भी यदि हम एक बहुत ही नियर बाय क्लोज टू ब्लैक बॉडी का एक ग्राफ प्लॉट करें, ओके, एक ग्राफ प्लॉट करें, दैट इज इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। बेटा इंटेंसिटी का मतलब अभी इन सिंपल में इतना आप समझ लो कि कितने सारे रेज निकलते, ओके। मानो किसी के 5 रेज निकल सकते हैं तो हम बोल सकते हैं उसकी लो इंटेंसिटी, किसी के 5000 निकल रहे हैं तो हम बोल देंगे उसकी इंटेंसिटी हाई, ओके। इन सिंपल इतना समझो। तो हम लोग एक ब्लैक बॉडी का मतलब क्लोज टू ब्लैक बॉडी का एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। अब इस ग्राफ को मैं एक इमेज दिखाता हूँ, ऐसा ये ग्राफ का इमेज आपको दिखाता हूँ तो आराम से देखिएगा इसे। ओके बेटा ध्यान से देखना, ओके। ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया है, ऑन द एक्स एक्सिस हम लोग लिए हैं वेवलेंथ को, ठीक है ना। ऑन द एक्स एक्सिस आई हैव टेकन वेवलेंथ, ठीक है। ऑन द एक्स एक्सिस में ले रहा हूं वेवलेंथ और ऑन द वाई एक्सिस में ले रहा हूं इंटेंसिटी, ठीक। अब आपको यहां पे गौर करना है कि हम लोगों ने 5000 केल्विन पे, ये वाला जो ब्लू वाला दिख रहा है, 5000 केल्विन पे एक ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है ना। तो 5000 केल्विन पे ये ग्राफ प्लॉट किया तो ये दिख रहा है आपको, ये कुछ ऐसा ग्राफ, ठीक है ना। तो इस ग्राफ को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये वाली जो वेवलेंथ है ये इतनी निकली, ये वाली जो वेवलेंथ है इतनी निकली, ये वेवलेंथ इतनी, और ये वाला देखो लगभग इसकी क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो मतलब क्या हो रहा है, आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की इंटेंसिटी कम है, फिर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की इंटेंसिटी मैक्सिमम है, फिर उसके बाद जैसे ही वेवलेंथ बढ़ रहा है इंटेंसिटी क्या है, घटता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो वो जो ग्राफ ब्लू रंग में दिख रहा है दैट इज प्लॉटेड एट 5000 केल्विन। फिर हमने उसी बॉडी को 4000 केल्विन पे उस ग्राफ को प्लॉट किया, तो देखो वेवलेंथ इस, ये वाली वेवलेंथ जो है इतना निकल रहा है, ये वाला वेवलेंथ जो है मैक्स निकल रहा है, फिर उसके बाद ड्रॉप, ठीक। फिर रफली 3000 केल्विन पे भी आपको दिख रहा है कि प्लॉट किया हुआ, ठीक। तो हम लोगों ने ऐसा 3 प्लॉट किया है, 3 डिफरेंट ब्लैक बॉडी, मतलब नियर बाय टू ब्लैक बॉडीज। अब यदि मैं आपको दिखाऊं कुछ, देखो एक पल के लिए यदि आप देखो तो आपने क्या देखा कि 5000 केल्विन पे मैक्स गया था, फिर गया, जैसे ये वाला वेवलेंथ है, दिस वन वेवलेंथ, तो इसकी इंटेंसिटी, ठीक है ना, मतलब ये वाला वेवलेंथ की इंटेंसिटी कितनी, और वहीं इसका जो था मैक्स, ठीक है ना, एंड इट वाज प्लॉटेड एट सम 5000। पर
और एक प्लॉट किया गया था कुछ 4000 केल्विन पे, और एक प्लॉट की गई थी यू विल सी एट सम 3000। गॉट इट? तो ये वाला जो प्लॉट किया गया, these were the plots as per the experimental result. ये सारे प्लॉट्स थे as per the experimental result. पर यदि यही ग्राफ को वेव थ्योरी के हिसाब से प्लॉट किया गया तो देखा गया कि 5000 केल्विन पे कुछ ऐसा ग्राफ, एक्सपेरिमेंटल डाटा बोल रहा है कि 5000 केल्विन पे उसको ऐसा आना चाहिए, और वही वेव थ्योरी से प्लॉट किया जा रहा है तो बोल रहा है कि वो ऐसा आएगा। दिस इज क्लासिकल। बेटा क्लासिकल थ्योरी हम उन थ्योरीज को बोलते हैं जो 20th सेंचुरी से पहले थी, ठीक है ना, और वेव थ्योरी भी 20th सेंचुरी से पहले है। तो मुझे एक बात बताओ कि ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ का कोई लक्षण मिलता है क्या आपस में? नहीं मिलता। तो ऑब्वियस सी बात है, जो वेव थ्योरी के हिसाब से जो प्लॉट किया गया था वो गलत। बट वेव थ्योरी तो मार खा गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के परफेक्ट ग्राफ को या एक्सपेरिमेंटल डाटा से मैच नहीं। ओके, तो ये कैसे एक्सप्लेन किया गया हम लोग बाद में देखेंगे। उससे पहले मैं एक चीज आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। आप लोगों ने इस टाइप का बल्ब देखा है, दिस टाइप का बल्ब? यस सर। यस सर। इनकैंडेसेंट बल्ब, ये जो पुराने जमाने में बल्ब यूज होते थे। गॉट इट? अब इसका यूज रुक गया, क्यों रुक गया मैं बताऊंगा। और आज के जमाने में कैसा बल्ब होता है, इस टाइप का बल्ब यूज होता है, दिस इज एलईडी बल्ब्स का। यस। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है कि ये बल्ब का यूज क्यों रुका और ये बल्ब का यूज क्यों चलता है। तो मैं वो जो ग्राफ आपको दिखाया था मैं फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना, आइडिया क्लियर हो गया। देखो, मान लो कि ये जो 5000 केल्विन पे प्लॉट किया गया है ग्राफ, दिस इज ऑफ अ एलईडी बल्ब, ठीक है ना, वो एक एलईडी बल्ब का है। तो उसका जो मैक्सिमम वेवलेंथ देख रहे हो आप, जो मैक्सिमम देख रहे हो, ओके, इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है। ये कौन से रीजन में लाई कर रही है? विजिबल रीजन में। आपको दिख रही है ऊपर में लिखा हुआ है विजिबल? यस सर। ओके, तो जो ब्लू वाली दिख रही है आपको, वो समझ लो एक एलईडी बल्ब की है। ओके, जो भी रेडिएशन निकल रहे हैं वो मैक्सिमम निकल रहा है विजिबल वाले रेंज में, ठीक है। तो मैक्सिमम उससे जो रेज निकलते हैं वो विजिबल वाले। और ये जो रेड वाला ग्राफ आप देख रहे हो नीचे में, ये रेड वाला ग्राफ, इसका जो इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी है, देखो कौन से रीजन में? इंफ्रारेड रीजन में, है ना। ये मैक्सिमम जो आया है कौन से रीजन में आया है? इंफ्रारेड रीजन में आया। तो ये वाला रेड ग्राफ जो है वो मान लो कि पुराने जमाने के बल्ब का ग्राफ है, जिसका मैक्सिमम जो वेवलेंथ निकलता है वो निकलता है किस रेंज में? इंफ्रारेड रेज में, रीजन में निकलता है। तो मुझे एक बात आप लोग बताइएगा, ठीक है ना, ये वाला तो आपको समझ आ गया होगा अभी कि दिस वन इज विजिबल रेंज में मैक्सिमम है, और इसके जो मैक्सिमम है ये वाला कौन सा रेंज में है? दिस इज इंफ्रारेड। तो मुझे एक बात बताओ, आप जो बल्ब यूज करते हो अभी के जमाने में, तो उससे मैक्सिमम विजिबल रेज निकलते हैं। विजिबल रेज निकलते हैं तो रूम अच्छा से लिट होता है, अच्छा से लाइटन होता है, ठीक है ना। तो आप जब एक बल्ब लगाते हैं तो रूम को अच्छा से लाइटन करने के लिए लगाते हैं, तो ठीक है, चलो विजिबल वाले निकल रहे हैं तो अच्छी बात है। पर जो पुराने जमाने में इनकैंडेसेंट बल्ब यूज होता था, वो जो पुराना वाला बल्ब दिखाया आपको, ये वाला, ओके, इसके मैक्सिमम वेवलेंथ जो निकलती थी वो इंफ्रारेड रीजन में निकलती। और इस रीजन में देख, मतलब कि ग्राफ तो एग्जैक्ट मैंने नहीं बताया था, ग्राफ इज समवट लाइक दिस। तो विजिबल वाले में देखो क्या है, इसका बहुत कम है। ये वाला विजिबल है ना, विजिबल वाले में देखो बहुत बहुत कम है विजिबल वाले में, मैक्सिमम कहां है? इंफ्रारेड रीजन में। तो मुझे एक बात बताओ, आप जब एक बल्ब लगाते हो तो रूम को क्या गर्म करने के लिए लगाते हो? इंफ्रारेड तो गर्म करता है और विजिबल वाला लाइट तो वो कम दे रहा है। बट
तो कहानी यहाँ पे ये है कि जो पुराने जमाने का बल्ब था तो मैक्सिमम जो रेज उसके निकलते थे वो इंफ्रारेड वाले निकलते थे, तो वो रूम को गर्म करता था। तो हमको रूम को तो गर्म करना नहीं है, हमको रूम को चमकाना है, चमकाने के लिए तो विजिबल वाली रेज है। तो आई सपोज आपको ये बात समझ आ गई होगी कि क्यों हम लोगों ने इनकैंडेसेंट बल्ब का यूज रोक दिया। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाई यूज ऑफ incandescent bulb was stopped। आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सप्लाई होती है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सप्लाई हो रही है उसको यूज कर रहा है इंफ्रारेड रेडिएशन निकालने में, तो हीट में जा रही है, तो हमको हीट तो चाहिए नहीं, उसकी यूज। तो बेटा तो ये जो ग्राफ थी ब्लैक बॉडी वाली, उससे आप लोगों को रफली ये समझ आ गया होगा कि हम लोगों ने क्यों वो बल्ब का यूज रोका और ये क्यों फेल हुई, ये भी आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी ग्राफ को मैच नहीं कर पा रहा। तो बेटा किसी को कोई इस टॉपिक में दिक्कत है मुझसे एक बार पूछो, तब मैं आगे बढ़ूंगा। यदि कोई टॉपिक सर बल्ब भी क्या ब्लैक बॉडी का एग्जांपल है? नहीं, ब्लैक बॉडी नहीं हम बोल रहे बेटा, क्लोज टू ब्लैक बॉडी। देखो बल्ब से रेडिएशंस निकलते हैं कि नहीं बेटा, हीट करते हैं, बल्ब क्या होता है, बल्ब का टंगस्टन हीट होता है तो उसे रेडिएशन निकल सकते हैं। मैंने परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहां बोला, मैंने बोला क्लोज टू ब्लैक बॉडी का मैंने ग्राफ प्लॉट, ओके, जिससे रेडिएशंस निकलते हैं। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? किसी और को कोई दिक्कत नहीं? तो चलो मैं टॉपिक को आगे ले चलता हूं कि ये तो चलो क्लासिकल थ्योरी का ग्राफ तो गड़बड़ आ रहा था, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो एक्सप्लेन कैसे हुआ ये देखिए। परफेक्ट ब्लैक बॉडी ह्यूमंस बनाना बहुत मुश्किल है, रिसर्च चल रही है अभी, ओके। तो हम लोगों ने जो ग्राफ प्लॉट किया दैट इज एन आइडियल बॉडी जैसा ग्राफ प्लॉट किया, और उसी ग्राफ के मदद से मैंने एक एग्जांपल लिया कि बल्ब का एग्जांपल लिया, ठीक है ना, कि मे बी वो रेंज में आती है, मे बी क्या सचमुच होती है कि मैक्सिमम जो निकलती है वो विजिबल वाली निकलती है और जो पुराने वाले थे मैक्सिमम इंफ्रारेड, बस यही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये थ्योरी तो फेल हो गई, अब ये थ्योरी एक्सप्लेन कैसे हुआ, चलो देखते हैं। सर ब्लैक बॉडी बनाने के लिए क्या कंडीशन है? बेटा ब्लैक बॉडी बनाने के लिए क्या कंडीशन है? ब्लैक बॉडी एक ऐसा बॉडी होना चाहिए जिसमें से यदि हीट किया जाए तो दुनिया के सारे रेडिएशन निकलेंगे, ओके, सारे फ्रीक्वेंसीज से, और यदि उसके ऊपर मैं डालूं सारे दुनिया के फ्रीक्वेंसीज तो वो सारे को एब्जॉर्ब भी करेगा, यही कंडीशन तो बनाओ बैठ के। सर ऐसा पॉसिबल है सर, हो सकता है? नहीं, अभी रिसर्च चल रही है, वी डोंट नो, रिसर्च एरिया है तो अभी हमें उस पर दिमाग लगाना है, ठीक है, हम अपने सिलेबस पे। गॉट इट बेटा? हो सकती है, रिसर्च एरिया है, आप लोग जाओ आईआईटीज में, वो कि आप लोग ग्रो करो और उन चीजों को पढ़ो और आगे बढ़ो, ठीक है, और ज्यादा ब्लैक बॉडी में आपको रिसर्च नहीं करना है। गॉट इट? चलिए आ जाइए। ब्लैक बॉडी रेडिएशन फेल हो गई, क्यों फेल हुई? क्योंकि क्लासिकल थ्योरी की ग्राफ एक्सप्लेन नहीं कर पाया एक्सपेरिमेंटल डाटा, ओके, दैट मच इनफ। अब आते हैं हम लोग कि ये एक्सप्लेन कैसे। वन साइंटिस्ट केम, whose name is प्लैंक। प्लैंक ने एक थ्योरी दिया, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ओके। मैक्स प्लैंक ने एक थ्योरी दिया दैट इज नोन एज क्वांटम थ्योरी। बेटा ये थ्योरी क्या है? मैक्स प्लैंक ने क्या बोला कि अभी तक हमारी समझ कहती है कि एनर्जी कैसे फ्लो करता है, मालूम है ना, अभी तक हमारी समझ क्या कहती है कि एनर्जी कैसे फ्लो करता है, कुछ ऐसे फ्लो करता है ना। मैक्स प्लैंक ने वही बोला कि अभी तक हम लोग भी जितना पढ़े हैं तो हमारी समझ यही बोलती है कि एनर्जी फ्लो करता है इन फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है ना, इन अ कंटीन्यूअस मैनर। आप कहीं इसमें ब्रेक देख रहे हो कि पूरा क्या है, कंटीन्यूअस, एनर्जी कंटीन्यूअस फ्लो करती है, अभी तक हमारी समझ कहती है। और मैक्स प्लैंक ने भी अपने रिसर्च को लाने से पहले बोला कि हम मानते हैं अभी तक कि एनर्जी कंटीन्यूअस फ्लो करती है, पर ऐसा नहीं। मैक्स प्लैंक ने बोला कि एनर्जी कंटीन्यूअस फ्लो नहीं करती,
एनर्जी फ्लो करती है इन छोटे छोटे इंडिविजुअल पैकेट्स जो एक दूसरे से अलग है। गॉट इट? अब उन्होंने जो थ्योरी दिया था उसको हम लोग देखते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स will emit or absorb energy in discrete quantities and not in a continuous manner. डिस्क्रीट का मतलब होता है इंडिविजुअली सेपरेट। मैक्स प्लैंक ने बोला कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स एनर्जी एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा इंडिविजुअली सेपरेट पैकेट्स में। ओके, मैक्स प्लैंक ने क्या कहा फिर से सुन लो। एटम्स और मॉलिक्यूल्स एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करेगा इंडिविजुअली सेपरेट पैकेट्स में, ना कि कंटिन्यूअस मैनर में, नॉट इन कंटिन्यूअस मैनर। तो ध्यान से फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड। एटम्स और मॉलिक्यूल्स एनर्जी कंटिन्यूअस मैनर में नहीं एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा। वो किस तरह एब्जॉर्ब और एमिट करेगा? इन छोटे छोटे इंडिविजुअल पैकेट्स। गॉट इट? यदि इन सिंपल समझो, मानो एक बाल्टी है, ठीक है, आपने नल खोला उससे पानी गिरती है। अब बाल्टी को मान लो एटम, ठीक है, और पानी मानो जो आ रहा है एनर्जी आ रहा है। तो पानी तो कंटिन्यूअस आ रही है और आपका बाल्टी भरते जा रहा है, एनर्जी कंटिन्यूअस आ रही है। ओके, पर ऐसा नहीं है, एनर्जी पानी की तरह कंटिन्यूअस नहीं आ रहा है। ओके, या एक पल के लिए समझो कि एक होल कर दो बाल्टी में, तो पानी निकलेगा तो फड़फड़ा के पूरा निकल जाएगा कंटिन्यूअस। मान लो कि पानी एनर्जी है, एनर्जी फड़फड़ा के कंटिन्यूअस निकल। ऐसा नहीं, कैसा है? नल को एकदम टाइट बंद कर दो और पानी कैसे गिरता है? बूंद बूंद करके गिरता है ना, टप 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 एक बूंद गिरती है। तो मैक्स प्लैंक के हिसाब से एनर्जी इसी तरह फ्लो करेगा, छोटे छोटे पैकेट्स में फ्लो करेगा। और इन छोटे छोटे पैकेट्स को उन्होंने बोला क्वांटम। ठीक है ना? क्वांटम शब्द क्या होता है ध्यान से, स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी that can be emitted or absorbed by an atom in the form of EM radiation। ठीक है, तो उन्होंने एक चीज डिफाइन किया क्वांटम। वो क्वांटम क्या है? सबसे छोटा पैकेट ऑफ एनर्जी, सबसे छोटा पैकेट ऑफ एनर्जी जो एक एटम एब्जॉर्ब कर सकता है या एमिट कर सकता है ईएम रेडिएशन के फॉर्म में। ओके, तो क्वांटम क्या है? सबसे छोटा पैकेट ऑफ एनर्जी जो एक एटम एब्जॉर्ब कर सकता है या एमिट कर सकता है। ठीक है ना? तो क्वांटम उन्होंने जनरल शब्द दिया और लाइट के सबसे छोटे पैकेट को उन्होंने बोला स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी। सर क्वांटम फिर से बताइए ना। फिर से रिपीट कर देते बेटा, ठीक है? क्वांटम उन्होंने शब्द यूज किया किसके लिए? सबसे छोटा पैकेट ऑफ एनर्जी, स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी, या बोलो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। चलो पैकेट की जगह में क्वांटिटी, और वो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी एक पैकेट बना।
क्वांटम क्या है? सबसे छोटा पैकेट ऑफ एनर्जी जो एक एटम एब्जॉर्ब कर सकता है या एमिट कर सकता है, ठीक है ना? समझ गए? क्वांटम इज द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी दैट एन एटम कैन एब्जॉर्ब और एमिट, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना? और लाइट के सबसे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी का उन्होंने क्या नाम दिया? फोटोन दिया, ठीक है ना? क्वांटम नाम जनरल में यूज किया सबसे छोटा पैकेट ऑफ एनर्जी के लिए इन जनरल, और लाइट के लिए स्पेशल नाम यूज किया वही सबसे छोटा पैकेट ऑफ एनर्जी को फोटोन, ठीक है ना? और कुछ समझे बेटा? क्वांटम क्या है? फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, कुछ नहीं है क्वांटम। क्वांटम एक इंडिविजुअली सेपरेट पैकेट ऑफ मिनिमम एनर्जी है जो एक एटम एब्जॉर्ब करेगा या, ठीक है ना? बट अब देखिए उन्होंने क्या बोला, एनर्जी ऑफ अ फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी, ठीक है ना? अब इसमें तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा ना, सबसे छोटा पैकेट ऑफ एनर्जी है और उसकी क्वांटिटी कितनी है अब उन्होंने वो बताया। सबसे छोटा पैकेट ऑफ एनर्जी है, अब उसमें कितना एनर्जी है वो कैसे कैलकुलेट होगा उसने वो बताया। एनर्जी ऑफ अ फोटोन E is directly proportional to frequency, okay? Energy of a photon या energy of a quantum is directly proportional to frequency of radiation, ठीक है? तो हम लोग लिख सकते हैं E is directly proportional to nu, मतलब E is directly proportional to frequency। आप एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं ना, इक्वल टू करते हैं, E is equal to H, ओके? E हुआ एनर्जी ऑफ अ फोटोन, मतलब एक फोटोन की एनर्जी, ठीक है? न्यू है फ्रीक्वेंसी जो लिखा हुआ है, ठीक है? और H इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.626 into 10 to the power -34 जूल सेकेंड। ये आपको याद रखना, ठीक है ना? प्लैंक कांस्टेंट का फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, क्वांटम सबसे छोटा पैकेट ऑफ एनर्जी है जो एक एटम एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा, ठीक है ना? और वो सबसे छोटा पैकेट ऑफ एनर्जी का वैल्यू क्या है वो कैसे पता चलेगा? उस रेडिएशन के वेवलेंथ, सॉरी उस रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी से, ओके? तो एनर्जी एक पैकेट जो फोटोन है उसका क्या है? इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, और E इज इक्वल टू H E, ओके? और H is Planck constant which is 6.626 into 10 to the power -34 joules, ओके? कोई डाउट बेटा इसमें? एनीबॉडी, एनी डाउट? सर प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू कैसे आया सर? बेटा दिस वाज डिराइव्ड फॉर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, उसको रिपीट किए गए, फिर उसके बाद डाटा को मेजर करके ये वैल्यू आया, ठीक है ना? आपको इसमें नहीं जाना है कि ये कैसे आया। ये क्या होता है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या होता है, राउंड ऑफ करते हैं हम लोग एक पर्टिकुलर कांस्टेंट, तो दैट वे दिस वैल्यू कम्स। बट तो इसकी मेजरमेंट में आपको जानना नहीं है कि कैसे आया, दीस आर वेरी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, इसमें नहीं पूछना, ओके? और कुछ, पर ये डाटा को आपको दिमाग में रखना है, आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि प्लैंक ने ये डाटा कहां से लाया, नहीं पूछने वाला। वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है जो बहुत बार बार रिपीट किया गया एक एक्सपेरिमेंट को, तब जाके वो कैलकुलेट किया गया। तो आपसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि ये डाटा कहां से आया, ये बताइए, नहीं। बट आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड जो आपको बताएंगे, ओके? गॉट इट? आगे कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ते हैं, चलो। अब देखिए सारे, एक क्वेश्चन आपके सामने, क्या सारे रेडिएशन की क्वांटम की वैल्यू सेम रहेगी? नो सर। नो सर। क्योंकि सारे रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिफरेंट है, तो सबकी स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी की वैल्यू डिफरेंट, ठीक है ना? अब देखो कहानी, ये बहुत अच्छा मजा है।
बिग ग्योर। बिग ग्योर सबको मालूम है? Yes, Yes. sir. मैं इस डायरेक्शन में यदि जाता हूं तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इंक्रीजेस। सबको मालूम है, मैंने बताया था ना, इधर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा और इधर जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगा। सबको मालूम है? रेड की फ्रीक्वेंसी क्या है? मिनिमम है विजिबल वाले रेंज में। विजिबल वाले रेंज में रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे मिनिमम है और वायलेट की फ्रीक्वेंसी क्या है? मैक्सिमम। तो अब मुझे एक बात बताओ, किसकी एनर्जी मैक्सिमम है? रेड। रेड की एनर्जी मैक्सिमम। Violet. बेटा E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। देखो जो चीज पे ध्यान देना उस पे ध्यान। तो सर ने जो लिख दिया उस पे नहीं बोला कि डाटा है। Violet. Violet, sir. तो Violet. E is directly proportional to nu। तो nu डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये ज्यादा है ना बेटा। तो वायलेंट का एनर्जी क्या है बताओ? मैक्सिमम होगा। वायलेंट की जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा, तो एनर्जी की वैल्यू भी सबसे ज्यादा, तो एनर्जी मैक्स। दिस वन इज एनर्जी मीन। अब आपको एक कहानी समझ आया होगा कि जब आप एक लोहे को गर्म करते हो तो सबसे पहले लाल लाइट क्यों निकलता है? क्योंकि विजिबल रीजन में लाल की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और एनर्जी भी सबसे कम होती है, और एनर्जी सबसे कम है तो सबसे पहले लाल रोशनी निकलता है जब आप। तो बेटा आइडिया क्लियर? कोई दिक्कत? No, sir. चलिए अब यहाँ पे एक और चीज गौर करना है। E इज इक्वल टू एच न्यू आ गया। ओके, एच का वैल्यू कहां से आया हमको कोई मतलब नहीं, बट हमें दिमाग में रखना है उस वैल्यू। C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। सबको याद नहीं है वाला? लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था। स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो मैं क्या लिख सकता हूं? न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा, और मैं न्यू की जगह में लिखूंगा C बाय लैम्डा। तो एनर्जी का एक और फॉर्मूला हो जाएगा hc बाय लैम्डा। ठीक है ना? क्योंकि इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स आएंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को दिमाग में रखना है, क्योंकि आप एग्जाम में डिराइव नहीं करता है, आपको दिमाग में रखना थोड़ा सा। तो पहला क्वेश्चन है E इज फॉर्मूला इज इक्वल टू h न्यू, और दूसरा है E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। ये c बाय लैम्डा कहां से आया सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, गॉट इट? तो दिस इज नंबर 1 फॉर्मूला, दिस इज नंबर 2 फॉर्मूला। अब दूसरा बात, ये आपको इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में रखना है। कोई भी एटम है या मॉलिक्यूल जब एब्जॉर्ब करेगा पैकेट ऑफ एनर्जी को या एमिट करेगा पैकेट ऑफ एनर्जी को, तो कंप्लीट पैकेट एनर्जी ऑब्जर्व करेगा। जैसे 100 पैकेट है तो 100 पैकेट करेगा, 10 पैकेट है तो 10 पैकेट करेगा, या 5 पैकेट करेगा। ऐसा नहीं कि 5.5 पैकेट करेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी या स्मॉलेस्ट पैकेट दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड। स्मॉलेस्ट पैकेट 1 2 3 4 एब्जॉर्ब करना है तो 4 एब्जॉर्ब करो, 5 एब्जॉर्ब करो, 6 एब्जॉर्ब करो, पर पूरा पैकेट एब्जॉर्ब करो। ऐसा नहीं है कि एक एटम बोले कि हम 4.5 पैकेट एब्जॉर्ब करेंगे, नहीं, ये नहीं हो सकता। एब्जॉर्ब करना है तो भैया पूरा पैकेट को एब्जॉर्ब करो। नहीं एब्जॉर्ब करना है तो मतलब फ्रैक्शनल नंबर में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ठीक है, तो एटम जब भी एब्जॉर्ब करेगा कंप्लीट पैकेट को एब्जॉर्ब करेगा। तो ऐसा तो नहीं होगा ना बेटा कि एक एटम है तो वो मतलब एक ही पैकेट हमेशा एब्जॉर्ब करेगा या एक ही पैकेट हमेशा निकालेगा। वो तो n नंबर ऑफ पैकेट्स निकाल सकता है। ठीक है ना? तो एनर्जी ऑफ n पैकेट्स ऑफ फोटोन बोलो या क्वांटम बोलो, क्या हो सकता है? इज इक्वल टू n h nu। n क्या है? इंटीग्रल वैल्यू। n कैन बी इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये कंप्लीट वैल्यू होगा। तो ये क्या हो गया, एक और फॉर्मूला आ गई आपके सामने, एनर्जी ऑफ n पैकेट्स ऑफ फोटोन्स। तो एक पैकेट का एनर्जी था h न्यू, n पैकेट से क्या होगा n into h न्यू। ठीक है ना? एक पैकेट का एनर्जी 5 है तो 4 पैकेट का एनर्जी कितना होगा? 4 into 5 20, वही है। तो n से हम लोग इंटू करेंगे। बट बेटा तो एनर्जी ऑफ n पैकेट्स ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा?
NH, तो आपके सामने ये भी फॉर्मूला को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, NHC बाय N, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए, एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम? n पैकेट ऑफ एनर्जी, मतलब n पैकेट ऑफ फोटोन का एनर्जी NH में क्लियर होना चाहिए, और n एक होल नंबर रहेगा, ओके, नेचुरल नंबर। सो वंस एकदम शॉर्ट में मैं रिपीट, प्लैंक ने जो थ्योरी दिया कि एनर्जी छोटे छोटे पैकेट में एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है, और वो छोटे छोटे पैकेट जो होंगे एब्जॉर्ब, कंप्लीटली एब्जॉर्ब होंगे, और एनर्जी ऑफ स्मॉल पैकेट विल बी इक्वल टू, ओके, डायरेक्ट क्या है, जब प्लैंक की क्वांटिटी, प्लैंक के क्वांटिटी थ्योरी के ग्राफ, ओके, अब बोलोगे सर उस ग्राफ को इसके बहुत बाहर है, इट्स बियॉन्ड योर एरिया, बस आपको ध्यान में इतना ही रखना है कि क्लासिकल थ्योरी का ग्राफ मैच नहीं करता था, ओके, और उसको एक्सप्लेन किया था प्लैंक के क्वांटम थ्योरी में, गॉट इट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट में थोड़ा सा आएंगे, उससे पहले हम लोगों को एक चीज देखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि आपसे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं बड़ी इलेक्ट्रॉन, तो बेटा आइडिया इज क्लियर है, क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो ग्राफ प्लॉट, वो एक्सपेरिमेंटल डाटा जो था उससे वेव थ्योरी के हिसाब से मैच नहीं, बट प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के हिसाब से जब प्लॉट किया गया तो एकदम एक्सपेरिमेंटल डाटा से मैच, तो एक्सप्लेन हो, ठीक है ना। पर आपको प्लैंक की क्वांटम थ्योरी एकदम दिमाग में क्लियर रखनी है, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी से काफी क्वेश्चंस आए, प्लैंक के क्वांटम थ्योरी से कुछ क्वेश्चंस को देखने से पहले विल सी वन थिंग, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। इट इज द एनर्जी gained by an electron at rest when accelerated through a potential of 1 volt. 1 इलेक्ट्रोवोल्ट क्या होता है? एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जब वो एक्सेलरेट होगा 1 वोल्ट के पोटेंशियल वाले जगह। देखिए ध्यान से, सिंपल समझिए, मानो एक पॉजिटिव प्लेट है और नेगेटिव प्लेट, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल जो है दैट इज 1 वोल्ट, ठीक है ना। 1 वोल्ट पोटेंशियल है, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, रेस्ट में है, ठीक है ना। अब जैसे ही मैं इस पोटेंशियल को ऑन करूंगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, किधर भागेगा? पॉजिटिव की ओर भागेगा, तो जब इधर पॉजिटिव की ओर भागेगा तो ये कुछ एक्सेलरेशन से भागेगा, तो उस एक्सेलरेट करने में जो एनर्जी को गेन कर देता है उसे हम लोग बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी को गेन करेगा जब वो एक्सेलरेट होगा 1 वोल्ट के पोटेंशियल, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन अभी फिलहाल कहाँ है? रेस्ट में, ये भी दिमाग में, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहनी चाहिए, ओके। 1 वोल्ट के पोटेंशियल में जब एक्सेलरेट करेगा तो कितना एनर्जी वो गेन करता है उसे हम बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है आइडिया? एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन जो फिलहाल रेस्ट पे है, और जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगा दिया जाएगा तो एक्सेलरेशन
करेगी और उस एक्सेलरेशन के तहत जो एनर्जी आएगी उसे हम ठीक है ना। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू क्या है, मेन चीज आपको इसके ध्यान में देना है। इट इज फिजिक्स, आप फिजिक्स में पढ़ लेंगे, बट मेन चीज आपको अभी थोड़ा केमिस्ट्री में क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए मैं शॉर्ट में बता देता हूं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है, इट्स 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज इनटू 1 वोल्ट। वैसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम into 1 volt, ठीक है, which is equal to what, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम वोल्ट हो जाता है जूल, ठीक है, कूलम वोल्ट इज जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। यदि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पोटेंशियल, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है ना, या 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन ने गेन किया, तो कितना एनर्जी उसने गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी होता है कितना, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी होगा, कितनी आ रही है 6.4 into 10 to the power minus, सिंपल। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जब वो एक्सेलरेट होगा 1 वोल्ट के पोटेंशियल, और दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। और यदि 4 या 5 या 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी वैल्यू होती है जूल में, तो कन्वर्ट करना आपको बस जाना चाहिए कि 1.6 into 10 to the minus 19। गॉट इट, दिस इज द थिंग है। अब हम लोग मूव करेंगे सम क्वेश्चंस। Calculate energy of 1 mole of photon of frequency 5 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। जल्दी से 1 मिनट आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए मैं देता हूं विद द राइट आंसर। चलिए जल्दी से बनाइए, क्योंकि थ्योरीज का रियल एक्सप्लेनेशन तभी क्लियर होगी जब आप क्वेश्चंस बनाते हो। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, आपको बोला गया है 1 मोल फोटोन का एनर्जी निकालने, और वो फोटोन जिस सोर्स से आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, जल्दी कौन बताएगा। So 31 point something into 10 raised to the power 11 hertz. 11 में गलती कर रहा है थोड़ा सा। किलो जूल में निकालना है, जूल में, किलो जूल में। चलिए हम लोग देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग में आप क्वेश्चंस बनाना शुरू करो तो प्रॉपर यूनिट के साथ बनाना है, आराम से मस्ती में बनाना है क्वेश्चंस। एकदम देखो स्टार्टिंग में आप लोगों को लग सकता है कि टफ हो जाएगा, ठीक नहीं। क्वेश्चन से यदि आप भागोगे तो देखो सक्सेस का रेट है क्वेश्चन ही, क्योंकि क्वेश्चंस की क्या होती है, इम्प्लीमेंटेशन होती है थ्योरीज। आप दुनिया में कोई चीज क्यों पढ़ते हो, हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें अप्लाई करना है दुनिया में इन सब चीजों। वही एप्लीकेशन है क्वेश्चन एट अ वेरी सिंपल रीजन, मतलब वेरी सिंपल चीज में एप्लीकेशन है ये सब। तो एप्लीकेशन तो सीखना है ना, तभी तो पढ़ने का फायदा है। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना। चलो सबसे पहले मैं निकालता हूं एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। सबको मालूम है एनर्जी ऑफ 1 फोटोन E is equal to h होती है, E is equal to 6.626 into 10 to the power minus 34
जूल सेकंड इनटू फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 5 इनटू 10 टू द 14 हर्ट्ज को हम लोग सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं, सेकंड इनवर्स और सेकंड इनवर्स कटेंगे। ओके, अब इनटू करोगे तो रफली देखो 6 5 का 30 ही आएगी और 0.6 है तो थोड़ा सा और देखो 6.5 है, 6.5 है तो 3 और बढ़ा देते हैं, मतलब इनटू छोड़ दो अपनी जगह कर सकते हो। 6 5 का 30 होती है तो रफली वैल्यू आ जाएगी 3.313 into 10 to the power minus 19। ओके, देखो इसको करोगे तो 20 आएगी, स्टैंडर्ड यूनिट में लाने के बाद 3.313 into 10 to the minus 19 जूल आएगा एक फोटोन का एनर्जी। दिस इज एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अब एनर्जी ऑफ वन मोल फोटोन, तो एक फोटोन का आपको मालूम चल गया तो वन मोल फोटोन का क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर इनटू 3.313। एवोगैड्रो नंबर सबको मालूम है ना, 6.022 into 10 to the power 23 into 3.313 into 10 to the power minus। बेटा इनटू करोगे तो कुछ 199.51 किलो जूल आएगा। जूल में आएगी तो उसको किलो जूल में कर लेना, ठीक है ना? गॉट इट? अंडरस्टूड? किसी को कोई दिक्कत इस न्यूमेरिकल में? एनीबॉडी? किसी को कोई दिक्कत तो बोलिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर v का वैल्यू v का वैल्यू नो सर दिया हुआ न्यू 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 फ्रीक्वेंसी होता है बेटा, यही ना न्यू है फ्रीक्वेंसी। ये सर देखे नहीं थे। h into न्यू, ठीक है ना बेटा? क्लियर है? सर लास्ट का वैल्यू क्या लिखे? अब वो यार इंटू कर लेना, आपको रटना थोड़ी है 199.51 किलो जूल। अब जरूरी थोड़ी क्या, हो सकता है मैं आसपास आंसर पे लिख रहा हूँ, एग्जैक्ट ना हो, कैलकुलेशन पार्ट आपको करना है। ओके, इंडिसेस आता है ना, सर्च इंडिसेस, ये सब चैप्टर को कर लो बढ़िया से। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ये गुड क्वेश्चन है। एक बल्ब है, क्या है? बल्ब, ठीक है, और वो बल्ब एमिट करता है मोनोक्रोमेटिक लाइट। एक बल्ब है वो एमिट करता है मोनोक्रोमेटिक लाइट, और उस मोनोक्रोमेटिक लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है 400 नैनोमीटर। ओके, 400 नैनोमीटर। और ये जो बल्ब है इट्स 100 वाट बल्ब। कितना वाट बल्ब है? 100 वाट बल्ब। और आपसे पूछा गया है therefore calculate number of photons per second, मतलब emitted per second। एक सेकंड में कितने सारे फोटोन्स को वो निकालता है? क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं, बोलिए। सर ये लैम्डा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर लिखे हैं। हाँ बेटा, लैम्डा ही ना होगा, लैम्डा इसको, क्योंकि लैम्डा ही यूनिट है लेंथ का, तो लेंथ का यूनिट ही होगा, हर्ट्ज रहता तब ना फ्रीक्वेंसी। एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। एक बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, और मोनोक्रोमेटिक लाइट निकाल रहा है। मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है सिंगल फ्रीक्वेंसी का, सिंगल फ्रीक्वेंसी, और उस सिंगल फ्रीक्वेंसी का लाइट का वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर। सिंगल फ्रीक्वेंसी बोलो या सिंगल वेवलेंथ। पूछा गया है कितने सारे फोटोन्स एक सेकंड में निकलेंगे, बनाना है। यूनिट लिख के बताना तो थोड़ा अच्छे से बनेगा। मैं थोड़ा पानी पी लूं। देखो आप लोगों को एक और रिक्वेस्ट करता हूँ, जो जो पोर्शन में लगता है कि थोड़ा सा आप भटक रहे हो चीजों से, तो थोड़ी सी समझो कि आप उस चीज को दोबारा देख लो। अपने जो भी क्या नाम है ऐप है श्रीवास्तव क्लासेस का, वहां पे जाओ, डाउनलोड करो और उन वीडियोस को एक बार फिर से देख लो। यदि कोई पोर्शन आप लगते हो कि डेफिसिट, मतलब आपकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी लैग हो गई है। ओके, सर
2.01 into 10 to the power -13 है। बेटा आपने कैलकुलेशन तो परफेक्ट किया है। दीक्षा, योर नेम इज दीक्षा, ओके गुड। बल्ब ये है, चलिए देखते हैं बेटा। दीक्षा, दीक्षा ही नाम है ना आपका? आप आंसर्स दे रहे हो, वेरी गुड बेटा, इसी तरह से मेहनत करो, पढ़ो। यस वेरी गुड। देखिएगा, हम लोग देखते हैं इस सम को। एक बल्ब है, आपने कैलकुलेशन ठीक किया पर कैलकुलेशन में गड़बड़ा गया थोड़ा सा, पर आपका मेथड सही है, मैं समझ गया। एक बल्ब है, एक बल्ब है 100 वाट, ठीक है ना, पावर 100 वाट है। तो 100 वाट क्या होता है बेटा? 100 वाट का मतलब क्या होता है? 100 जूल्स पर सेकंड। पावर का मतलब यही होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो 100 वाट का मतलब होता है 100 जूल पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में इससे 100 जूल एनर्जी बाहर निकलती है। ओके, अब हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, E = NhV, ठीक है ना। अब हमको न्यू के टर्म में तो लिखना नहीं है क्योंकि लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा को लिख सकते हैं E = NhC/लैम्डा। ओके, E = NhC/लैम्डा। अब ये जो एनर्जी निकल रहा है, ये एक फोटोन से तो नहीं निकल रहा है, ये n नंबर ऑफ फोटोन से निकल रहे हैं। व्हाट? और ये कितना सेकंड में निकल रहा है? एक सेकंड में निकल रहा है। तो ये जो n निकालेंगे हम, वो भी एक सेकंड में कितना फोटोन निकल रहा है वही ना होगा। व्हाट? तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे E = NhC/लैम्डा। दिस एनर्जी इज टोटल एनर्जी ऑफ n फोटोन्स। तो n फोटोन्स, चलो 100 जूल पर सेकंड। n हमको निकालना है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 into 10 to the power -34 into 3 into 10 to the power 8 meter per second, and this is meter per second और this is joule second और डिवाइडेड बाय क्या है? लैम्डा। लैम्डा को आप इधर ले लो, ओके, लैम्डा चल जाएगी ऊपर और दिस नहीं, लैम्डा नहीं निकालना है, निकालना क्या आपको? n निकालना है। ओके, लैम्डा का वैल्यू क्या होगा? 400 नैनोमीटर। तो 400 into 10 to the power -9 मीटर। एनर्जी कितनी दी हुई है? 100 जूल पर सेकंड। ओके, फ्रॉम दिस यू कैन इजीली कैलकुलेट n का वैल्यू निकालना क्या है? n को एक साइड लिखो, सारा के इधर तक भेजो, तो आई सपोज आपको आंसर आराम से आ सकता है। तो इट विल रफली कम एट 2.012 into 10 to the power 24 20। बड़ा सिंपल है ना यार, बस n को एक तरफ रखना है, बाकी सारी चीज को इधर भेजो, निकाल लो। 2.012 into 10 to the power 20, ठीक है। नंबर ऑफ फोटोन्स निकलेंगे पर सेकंड। क्लियर है? चलिए एक तीसरा क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। और देखो, एक बात मैं बोलूंगा, जो भी बच्चे मैं जो मेथड में बना रहा हूं उसको आप फॉलो कर पा रहे हो, दैट इज इनफ। यदि आप अभी राइट आंसर नहीं ला पा रहे हो तो थोड़ी सी मैथ्स पे वर्क करनी है, वो केमिस्ट्री का दोष नहीं है। आप थोड़ी मैथ्स के जो बेसिक चैप्टर 9, 10 के हैं, 8 के हैं, उनको बिल्ड कर। और यदि आप कॉन्सेप्ट पकड़ लिए हो, राइट मेथड लगा रहे हो, फॉर्मूलाज राइट लगा रहे हो, तो दैट इज इनफ। केमिस्ट्री आपका ठीक है। ओके, तो चिंता नहीं करना कि आंसर नहीं आ रहा है सर, तो दिक्कत नहीं है बेटा, वो मैथ्स थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, आस्ते आस्ते हो जाएगा। चलो एक और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गुड क्वेश्चन। एन EM रेडिएशन of 242 nanometer is just sufficient to ionize our sodium atom. Calculate the ionization energy of sodium in kilojoule per mole. पढ़िए। ध्यान देना है थोड़ा सा। समझ आ रहा है क्वेश्चन? सर कैलकुलेट द उसके बाद क्या लिखें?
आयोनाइजेशन एनर्जी, IE इज आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो मैं एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है। एक ईएम रेडिएशन जिसका वेवलेंथ है 242 नैनोमीटर, जिसका वेवलेंथ है 242 नैनोमीटर, वो क्या करता है, एक सोडियम के एटम को आयोनाइज कर देता है। सिंपल समझिए, एक सोडियम का एटम है, ओके, और उस पे ये एक रेडिएशन गिर रहा है, तो इसको क्या कर दे रहा है, आयोनाइज कर दे रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन को वो निकाल दे रहा है, ठीक है ना। गॉट इट। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, तो ये वाला रेडिएशन उतना एनर्जी दे दे रहा है इसको कि एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर चल जाए और ये आयन बन जाए, ओके। गॉट इट। और इसका कितना है 242 नैनोमीटर। गॉट इट सर। आपसे एक मिनट माइक बंद कर लो प्लीज। और आपसे पूछा क्या गया है बेटा, आपसे पूछा गया है कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना एनर्जी चाहिए वो नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि आपको Na नंबर ऑफ सोडियम दिए हुए हैं, ओके, और Na नंबर ऑफ सोडियम का Na नंबर ऑफ सोडियम आयंस बनेंगे तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, ओके, कितना टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, तब जाके ये Na नंबर ऑफ सोडियम है जो वो Na नंबर ऑफ सोडियम आयंस बन जाए, तो टोटल कितना एनर्जी चाहिए, दैट इज ओनली आयोनाइजेशन एनर्जी। गॉट इट। आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। चलिए कोई बना सकते हैं इसको क्या, देखो सिंपल कॉन्सेप्ट लगाओगे ना बन जाएगी। E is equal to h nu, ठीक है ना, E is equal to h nu। 242 नैनोमीटर वाला जो लाइट आ रहा है उसके एक फोटोन से एक सोडियम आयोनाइज हो रहा है, तो एक फोटोन का एनर्जी तो आप आराम से निकाल सकते हो ना। E is equal to 6.626 into 10 to the power 34 जूल सेकंड into न्यू कितना दिया हुआ 242 नैनोमीटर, 242 into 10 to the power -9 मीटर, नैनोमीटर 10 to the power -9। यूनिट्स में गलती होता है तो ध्यान देना है यूनिट्स पे, ओके। 242 नैनोमीटर 10 to the power -9 मीटर से इंटू करना है, तो इसको रफली इंटू करोगे तो इट विल कम 8.21 into 10 to the power समथिंग -19 जूल, ठीक है ना। ये हो गया एक फोटोन एक सोडियम को आयोनाइज कर दिया, मानते हैं लाइट आ रहा है, इससे एक फोटोन आया, एक फोटोन एक सोडियम एटम को आयोनाइज कर दिया। अब क्या है, Na नंबर ऑफ सोडियम को आयोनाइज करना है तो कितना फोटोन चाहिए, Na नंबर ऑफ फोटोन चाहिए, तो बस ये एक फोटोन की एनर्जी है, तो Na फोटोन की एनर्जी क्या होगी, Na का वैल्यू सबको मालूम है, तो मार दो आंसर आ जाएगी, ठीक है। किसी को समझने में दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम बेटा, क्या बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी, आप प्लीज अपना माइक ऑफ कर लो, आपकी आवाज नहीं आ रही, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन, वेरी सिंपल है। एक फोटोन एक सोडियम के एटम को आयोनाइज किया तो उसका एक फोटोन का एनर्जी निकल गया, तो Na फोटोन का एनर्जी निकालने में क्या तुम्हारा सर। हां बेटा, सर आप फ्रीक्वेंसी की जगह वेवलेंथ क्यों लिखे, h म्यू था वही बता। सर, h म्यू। अच्छा तो एक काम करो, सॉरी इसको क्या कर लो, c by lambda से रखा, ओके। E is equal to h c by lambda, E is equal to h into 3 into 10 to the power 8 meter per second divided by 242 into 10 to the power -9, ठीक है ना। अब तो क्लियर है, इसको इंटू करोगे तो इट विल कम रफली 8.21 into 10 to the power 9। क्लियर हो गया बेटा, सॉरी आइडिया इज क्लियर। ये वेवलेंथ की तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे hc by lambda, तो c है 3 into 10 to the power 8 divided by 242, ओके।
गॉट इट? यस सर। क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पकड़ना है आपको। करना क्या है, कैलकुलेशंस तो होंगे ही, और ऐसे छोटे मोटे एरर नहीं होंगे। देखो मैंने किया, हड़बड़ी में किया, हो सकते हैं, तो ध्यान देना कि बेटा अरे ये तो यार वेवलेंथ है, तो फॉर्मूला एच बाई लैम्डा लगेगा ना, एच न्यू बना के चल देंगे तो पूरा गलती हो जाएगा, खत्म कहानी। तो ऐसी गलती अवॉइड करनी है, ठीक है ना? देखो मेरे से भी हो गई गलती। चलिए आगे बढ़े, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? चलिए one more question. Yeah, so we calculate the kinetic energy. Okay. एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना, 2e है, ठीक। अब उसको हम लोग एक्सेलरेट कर रहे हैं 1 वोल्ट के फील्ड में, तो कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी गेन। ओके, वही काइनेटिक एनर्जी गेन इज द एनर्जी गेन, बात करो। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, ओके। और वर्क डन इज इक्वल टू गेन इन एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू गेन इन एनर्जी। तो चार्ज कितना है, 1 चार्ज है 2e का, और ये कितना है 1 वोल्ट है, तो 2e कितना है 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19, ओके, into 1, तो कितनी हो जाएगी, you can calculate, it is 3.2 into 10 to the power minus 19, ओके, कूलम वोल्ट आ जाएगी। क्या डायरेक्टली कर सकते हो ना, 2 इलेक्ट्रॉन 2e है, 1 वोल्ट में किए, तो 2e मतलब कितना हो जाएगा 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19, ओके, क्लियर? आइडिया क्लियर है ना? चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ ब्रोमीन is of 194 किलोजूल पर मोल, ठीक है ना? बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br2 is 194 किलोजूल पर मोल। द मिनिमम, द वेव नंबर of photon रिक्वायर्ड टू के बाद क्या लिखे हैं? the bond energy of Br2 is 194 kilojoule per mole. The wave number of photon required to break the bond. बस इतना ही। The bond energy of Br2 is 194 kilojoule per mole. देखो बॉन्ड एनर्जी क्या है वो समझ लो, Br एक बॉन्ड है, ठीक है ना? ब्रोमीन ब्रोमीन में बॉन्ड होगा तो Br बॉन्ड होगा, ओके। अब बोला गया है कि ऐसा Na नंबर ऑफ Br बॉन्ड है, Na नंबर ऑफ Br बॉन्ड है,
तो इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इट्स 194 किलो जूल। तो आपको बोला गया है वेव नंबर निकालिए फोटोन का। तो बेटा ये आपका होमवर्क, ओके, दिस इज योर होमवर्क। आप इसको होमवर्क में करके आइएगा। एंड सो दिस इज द क्लास फॉर टुडे। और आप लोगों